हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग ज़ोरेस्टी। तो काफी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ पर्सनल इशू की वजह से नहीं पढ़ा पा रही थी, सो सॉरी फॉर दैट। तो आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है वो है पॉलीहाइड्रोम्यूज, दैट्स आल्सो नोन एज हाइड्रोम्यूज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है हाइड्रोम्यूज, देन आप समझेंगे कि वो पॉलीहाइड्रोम्यूज ही आपसे पूछ रहा है। ओके, सो अब मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ एमनियोटिक फ्लूइड से। तो एमनियोटिक फ्लूइड का टॉपिक वैसे तो मैंने आपको स्टडी करवा रखा है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, चेकआउट आप कर सकते हैं। फिर भी सुपरफिशियली मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसे हम लिक्वर एमनी के नाम से जानते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज लिक्वर एमनी, या ओनली लिक्वर भी बोला जाता है। ओके, और एमनियोटिक फ्लूइड की जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है, नॉर्मल जो लेवल होता है वो होता है 1 लीटर। 1 लीटर से आप क्या समझते हैं, 1000 ml नॉर्मल क्वांटिटी होती है। एवरेज जो लेवल होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो 1000 ml होता है, मींस 1 लीटर होता है। एंड ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज होता रहता है। नॉर्मल जब 38 वीक्स तक पहुंच जाएगा तब होगा 1000 ml एवरेज। और अगर हम एट टर्म की बात करें तो स्लाइटली थोड़ा सा डाउन चला जाता है, 800 ml हो जाता है। ओके, एंड एमनियोटिक फ्लूइड के अब कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फ्री मूवमेंट कराता है फीटस की फ्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रीली फीटस मूव कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस। सेकेंड, फीटस की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ फीटस। ओके, तो ये तो थी कुछ इंट्रोडक्शन एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। अब अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड के डिसऑर्डर्स की बात करें तो ऐसे 2 डिसऑर्डर्स आते हैं। एक तो जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोम्यूज, एक तो है ये डिसऑर्डर। सेकंड डिसऑर्डर आता है ओलिगोहाइड्रोम्यूज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो देखो, एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है अगर नॉर्मल लेवल से डाउन चला जाएगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोम्यूज। और देखिए, अगर 300 ml से भी लेस अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड मींस लिक्वर एमनी प्रेजेंट है, उस कंडीशन को, उस टर्म को हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोम्यूज। ओलिगोहाइड्रोम्यूज। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया एमनियोटिक फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये दोनों ही जो फंक्शंस है प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, फीटस फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। एंड सेकेंड डिसऑर्डर है पॉलीहाइड्रोम्यूज, जो आज हमने टॉपिक पे किया है। इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो एक्सीड कर जाता है, 1500 ml से भी एक्सीड कर जाता है, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोम्यूज। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पॉलीहाइड्रोम्यूज की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोम्यूज। सो देखिए, पॉलीहाइड्रोम्यूज इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हिच एक्सीड्स 1500 ml। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1500 ml से अगर क्वांटिटी एमनियोटिक फ्लूइड की एक्सीड कर जाती है, उस कंडीशन को, उस टर्म को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोम्यूज। सो यही है इसकी डेफिनेशन। और देखिए, इसके चांसेस रहते हैं 0.9%। 0.9% ऑफ प्रेगनेंसीज में पॉलीहाइड्रोम्यूज की कंडीशन अराइज हो सकती है। अब देखते हैं इसके कॉजेज या फिर इसके रिस्क फैक्टर्स आप बोल सकते हो। तो हम देख रहे हैं कॉजेज। सो फर्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ये एक रिस्क फैक्टर है एंड एज वेल एज ये कॉज भी है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में ऐसा हो सकता है, तो आप मान लीजिए ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपलेट्स है, उस केस में भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा हो सकता है। और अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस अगर हैं, अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं जो एग फर्टिलाइज हुआ है, वो एक ही एग 2 में स्प्लिट हो गया है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। और मेनली जो इनका सेक्स है वो भी सेम मिलेगा। अगर 2 बेबी बॉयज है तो बेबी बॉयज होंगे, उन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। और आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बन जाते हैं उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी, अपलोड कर दूंगी।
अगर सुपरफिशियली मैं बताऊं तो जैसे एक ही एग जब दो में स्प्लिट हो जाता है तब मोनोजाइगोटिक ट्विंस की फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस भी कॉज करता है पॉलीहाइड्रोमियोस को ड्यू बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस। ओके, फीटल मालफॉर्मेशंस हो सकती हैं, स्पेशली जीआई ट्रैक्ट की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मालफॉर्मेशंस है, या फिर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मालफॉर्मेशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एनेंसेफेली मेनिंजोमायोसिल। तो ये जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो एनेंसेफेली में क्या होता है, अंडर डेवलप्ड ब्रेन रहता है फीटस का जो ब्रेन है, वो जो स्कल है वो फुली डेवलप नहीं हो पाता है। एंड मेनिंजोमायोसिल एक स्पाइना बाइफिडा का टाइप है। इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कैनाल होता है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब फीटस का बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, उस टाइम पे स्पाइनल कैनाल जो है कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजोमायोसिल, या फिर मेनिंगो भी बोल सकते हो, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो। नेक्स्ट इज कोरियो एंजियोमा। तो ये प्लेसेंटा का ट्यूमर है। अब देखिए, प्लेसेंटा में ही अगर ट्यूमर प्रेजेंट रहेगा, हार्मोनल चेंजेस अकर होंगे, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमियोस की कंडीशन अराइज हो सकती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो देखिए ये कौन सी कंडीशन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखिए, मेटर्नल एंटीबॉडीज जब फीटस में ट्रांसप्लांट होती है तो हो सकता है जो ब्लड ग्रुप है उनकी इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए। ब्लड ग्रुप सेम नहीं होने की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है और ये कंडीशन अगर होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब मेटर्नल एंटीबॉडीज फीटस में ट्रांसप्लांट होती है, फीटस के आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसप्लांट होती है, उस समय पे ये कंडीशन अराइज हो सकती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और ये कंडीशन है इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है ब्लड ग्रुप से। ओके, तो ये तो थे कुछ कोजेस, और ये कोज करता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पॉलीहाइड्रोमियोस को। ओके, सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीहाइड्रोमियोस। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीहाइड्रोमियोस, साथ ही साथ हम इनमें डिफरेंस भी करते जाएंगे। सो देखिए, टू टाइप्स का होता है पॉलीहाइड्रोमियोस, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब देखिए, सबसे पहले इंसिडेंस की बात करते हैं। तो इंसिडेंस अगर देखा जाए तो एक्यूट पॉलीहाइड्रोमियोस जो कंडीशन है वो बहुत ही रेयरली अराइज होती है। एंड अगर हम बात करें क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमियोस की कंडीशन की, तो वो कॉमन कैटेगरी में आती है। इसका इंसिडेंस है रेयर और ये है कॉमन। ओके, कॉमन का मतलब हुआ कि ज्यादातर जो प्रेगनेंसीज है उनमें क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमियोस की कंडीशन अराइज होगी। नेक्स्ट इज ऑनसेट। ऑनसेट की अगर हम बात करें तो इसका सडन ऑनसेट होता है। एक्यूट पॉलीहाइड्रोमियोस का सडन ऑनसेट होता है, एंड ऐसे ही इसका अपोजिट जो है वो इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमियोस का ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। ग्रेजुअल मीन्स स्लोली जो है इसका लेवल इंक्रीज होगा एमनियोटिक फ्लूइड का, और इसमें सडनली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज 20th वीक। ओके, सो एक्यूट पॉलीहाइड्रोमियोस की कंडीशन जो है वो 20th वीक पे स्टार्ट हो जाती है। 20 वीक से ही जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है लेवल एमनियोटिक फ्लूइड का। और अगर हम क्रोनिक वाली कैटेगरी की बात करें तो इसमें 30 वीक से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड एक्यूट में क्या होता है, देखो 3 to 4 डेज में ही जो है, देखिए सडनली इसका ऑनसेट होगा, एंड 3 to 4 डेज में ही जो यूट्रस है वो रीच कर जाएगा जिफॉइड स्टर्नम को। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस कंडीशन है। ओके, सो अब हम देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कैसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो हमें शो होंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि पॉलीहाइड्रोमियोस कंडीशन अराइज हो गई है। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो फर्स्ट है यूट्राइन एनलार्जमेंट। यूट्रस की एनलार्जमेंट हो रही है, ऑब्वियस बात है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल इंक्रीज होगा तो यूट्राइन एनलार्जमेंट होगी, साथ ही साथ एब्डोमिनल गर्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज टेंसनेस ऑफ द यूट्राइन वॉल। टेंसनेस मीन्स डीपनेस। ओके, सो यूट्राइन वॉल की जो टेंसनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेटर्नल प्रॉब्लम्स आएंगी, मेटर्नल प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि डिस्निया होगा प्रेग्नेंट वुमेन को। डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी, और प्रेशर पेन रहेगा ड्यू बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एंड और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग,
नेक्स्ट है अनस्टेबल लाई। फीटस की जो लाई है, लाई मीन्स जो उसकी पोजीशन है, या पोजीशन बोल सकते हो, प्रेजेंटेशन बोल सकते हो, वो अनस्टेबल रहेगी। मीन्स जो आपकी गायनी होगी वो आपको डिक्लेयर नहीं कर पाएगी, एक बार में बता नहीं पाएगी कि जो पोजीशन है फीटस की वो कैसी है, क्योंकि लाई अनस्टेबल है। फीटस की जो पोजीशंस है वो चेंज होती रहेंगी, उनमें वेरिएशंस आएंगी, वो एक नहीं रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी, वो अनस्टेबल रहेगी। ओके, तो ये तो थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देख रहे हैं कि हम इस कंडीशन को डायग्नोज कैसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो देखिए क्या होता है, बहुत सी डिजीजेस ऐसी होती है जिसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। सो पॉलीहाइड्रोमियोज में हम फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, उसकी एक रीजन है, मैंने आपको बताया था, टेंसनेस हो जाएगी यूट्राइन वॉल की। जब यूट्राइन वॉल की टेंसनेस हो जाएगी तो उसकी वजह से हम फीटस के जो पार्ट्स है, फीटल आउटलाइन जिसे हम बोलते हैं, लार्ज और स्मॉल पार्ट्स को हम पैल्पेट करते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो हाई हो गया है, 1500 ml से एक्सीड कर गया है, पॉलीहाइड्रोमियोज की कंडीशन अराइज हो गई है। सेकेंड, हम अस्कल्टेशन भी नहीं कर सकते। अस्कल्टेट हम करते हैं फीटल हर्ट टोन्स को, फीटल हर्ट साउंड्स को विद हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कर सकते इस केस में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, यूट्राइन वॉल की टेंसनेस का पता लग जाएगा हमें। तो अल्ट्रासोनोग्राफी ही जो है एक इन्वेस्टिगेशन है जो हम करा सकते हैं। अब देखिए हमें ये तो पता लग चुका है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो गया है। अब आगे हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता लग चुका है कि पॉलीहाइड्रोमियोज की कंडीशन अराइज हो गई है, बट इसका भी हम रीजन जानना चाहते हैं कि पॉलीहाइड्रोमियोज की कंडीशन अराइज हुई तो क्यों हुई। तो देखिए हम डायबिटीज मेलाइटस के लिए स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे मैं आपको कोजेस में बताया था, या फिर आप बोल सकते हो रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस। तो उसकी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन तो नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो कि पॉलीहाइड्रोमियोज को कोज कर रही हो। नेक्स्ट हम स्क्रीनिंग करेंगे एबीओआरएच डिजीज की, जो मैंने आपको एक डिजीज करवाई थी, कोज करवाया था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसमें क्या होता है, मैटरनल एंटीबॉडीज जब फीटस के आरबीसी में ट्रांसप्लांट होती है, ट्रांसफर हो रही होती है, उस समय पे आरएच एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी अराइज हो जाती है। उसी टर्म को ही तो हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो उसकी भी हम स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये हम स्क्रीनिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक कारण जान पाए कि पॉलीहाइड्रोमियोज की कंडीशन क्यों अराइज हुई है। तो आई होप आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्लियर हो गई होगी। अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस कि अगर ये कंडीशन अराइज हो गई है, हमें पता भी लग गया है, हमने डायग्नोज भी कर लिया है, तो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें देखने को मिले। अब हम देख रहे हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट वन इज मेटर्नल यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। सो देखिए मेटर्नल मींस जो मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो गया है। एंड जब यूट्रस जो है इंक्रीज हो जाएगा, एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज हो जाएगी, तो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा, दैट्स व्हाई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड फीटल मोबिलिटी। फीटल्स के जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, लाई अनस्टेबल रहेगी, जैसे मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स में बताया था क्लिनिकल फीचर्स में कि अनस्टेबल लाई प्रेजेंट रहेगी। फीटस की प्रेजेंटेशन को, पोजीशन को हम नहीं, अभी गायनी आपकी डिक्लेयर नहीं कर पाएगी कि फीटस की जो लाई है वो कैसी है, पोजीशन क्या है, कि फर्दर हमें नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करानी है या फिर सी सेक्शन करना है। वैसे तो इसमें सी सेक्शन के ही चांसेस रहते हैं, क्योंकि अनस्टेबल लाई है, प्रेजेंटेशन पोजीशन का पता नहीं लगता है। तो फीटल मोबिलिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, अनस्टेबल लाई, प्रेजेंटेशन रहेगी, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वन इज कोड प्रेजेंटेशन। यहाँ पर कोड, अम्बिलिकल कोड की बात हो रही है। अम्बिलिकल कोड के साथ प्रेजेंट हो सकता है फीटस जब डिलीवरी होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो कोड प्रेजेंटेशन रह सकती है। कोड राउंड द नेक भी हो सकती है ड्यू बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जो कोड है वो फीटस की जो नेक है उसको कवर कर लेगी, कोड अराउंड द नेक, तो वो भी हो सकती है, जिससे कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है। फीटल डिस्निया हो सकता है, फीटस को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। रप्चर हो जाएंगी मेम्ब्रेन्स टाइम से पहले ही, जैसे हम बोल रहे हैं प्रीमेच्योर।
ओके, सो क्यों हो जाएंगे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट वन इज सिजेरियन सेक्शन का जो इंसिडेंस है, चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्यों हो जाएंगे? वो फीटल मोबिलिटी की वजह से भी हो सकते हैं कि ऐसी जो पोजीशन रहेगी, जैसे एक माल प्रेजेंटेशन होती है शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक नॉर्मल हम डिलीवरी कंडक्ट नहीं करा सकते, सी सेक्शन ही करना होता है। तो हो सकता है अनस्टेबल लाई हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा होने की वजह से शोल्डर डिस्टोसिया हो गया हो, तो हमें सी सेक्शन करना होगा। तो बेसिकली सी सेक्शन का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज। अब देखिए, अगर कोड राउंड द नेक हो गया है, कोड प्रेजेंटेशन है, उस केस में भी क्या हो जाएगा? पीपीएच अराइज हो सकता है। और पीपीएच होता क्या है? पोस्टपार्टम हैमरेज एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी ब्लीडिंग, एक ऐसी हैमरेज जो जस्ट आफ्टर द डिलीवरी अराइज हो सकती है, जो पोस्टपार्टम पीरियड में अराइज हो ब्लीडिंग, उसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। तो पोस्टपार्टम हैमरेज भी पॉलीहाइड्रोनियोज के केस में अराइज हो सकती है। ओके, ये तो थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। अब देखते हैं मैनेजमेंट, कि अगर ये कंडीशन अराइज हो गई है, हमें किस तरीके से मैनेज करना है। देखिए, मैं आपको एसिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट भी बता रही हूँ एंड सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट भी बता रही हूँ। एसिम्प्टोमेटिक, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है। देखो, किसी भी वर्ड का अगर प्रीफिक्स ए होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंस। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स अगर एब्सेंट है, कोई भी सिम्टम ऐसा शो नहीं हो रहा जो हमें लगे कि पॉलीहाइड्रोनियोज की कंडीशन अराइज हो गई है, तभी हम वुमेन को कुछ एडवाइस देते हैं। तो क्या एडवाइस देते हैं? एडिक्वेट रेस्ट, जो कि हर प्रेगनेंसी में एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट है हम वुमेन को एडवाइस करेंगे, अगर उसे ऐसा कुछ सिम्टम शो होता है, अगर उसे लगता है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, तो क्विकली इमीडिएटली एडमिट हो जाए। ओके, तो वो नेसेसरी है उस केस में एडमिशन लेना। हॉस्पिटल की एडमिशन की बात हो रही है, एडमिट होना। ओके, आई एम जोकिंग। सो अब देखते हैं सिम्टोमेटिक। अगर किसी वुमेन में सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तब हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? हम देख रहे हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। अगर किसी वुमेन में सिम्टम्स शो हो रहे हैं, कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो कि ये शो कर रहे हो कि पॉलीहाइड्रोनियोज की कंडीशन अराइज हो गई है, तब हम क्या मैनेजमेंट करते हैं? सो देखिए, अपराइट पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। मैंने आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में भी बताया था, एक साइन शो होगा, मेटर्नल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जिसमें मैंने आपको बताया था डिस्निया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी प्रेग्नेंट लेडी को रहेगी। दैट्स व्हाई हम अपराइट पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। अपराइट पोजीशन will help to relieve dyspnea. Dyspnea means breathing difficulty. Next is antacids. Okay, antacids. देखिए, अगर हम इसको बीच में से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो antacids means एंटी एसिड। एसिड फॉर्मेशन होने से बचाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटासिड्स। सो जो हमारा डॉक्टर है, जो भी फिजिशियन होता है, वो आपको हर मेडिसिन के साथ एंटासिड प्रोवाइड कराते हैं ताकि एसिड फॉर्मेशन ना हो एंड मेडिसिन जो है अच्छे से आप डाइजेस्ट कर पाओ। सो एंटासिड्स क्या फंक्शन करेंगे पॉलीहाइड्रोनियोज की कंडीशन में? देखिए, जीआई ट्रैक्ट के कुछ साइनस सिम्टम शो हुए थे, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, तो उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा एंटासिड्स अगर हम प्रोवाइड करा देंगे तो। पर गायनी की प्रिस्क्रिप्शन से ही प्रोवाइड कराने हैं, अपने आप से आप नर्स हैं तो आपको प्रोवाइड नहीं कराने हैं। नेक्स्ट है एमिनोसिंथेसिस। तो देखिए, एक प्रोसीजर होता है, अगर स्वोलन एब्डोमेन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा फील हो रही है प्रेग्नेंट लेडी को, देन हम एमिनोसिंथेसिस करते हैं। एमिनोसिंथेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को 500 ml तक आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड को हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। सो एमिनोसिंथेसिस को हम एमिनो रिडक्शन में बोलते हैं। 500 ml तक हम इसे कम कर देते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो इंक्रीज हुआ था उसे नॉर्मल तक ले आते हैं इस प्रोसीजर में। तो ये भी हमें ऐसे अपने आप से डिसीजन नहीं लेना है एमिनोसिंथेसिस का। ओके, तो ये तो थी मैनेजमेंट, सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट। और बाकी तो आप जानते ही हो कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, आपको किस तरीके से आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैंने राइटिंग पैटर्न पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। एंड जितने भी मैं आपको टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो स्टडी आप कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ बता सकती हूँ, बाकी स्टडी करना तो आपका ही काम है। तो अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं बिल्कुल लास्ट में बोलती हूँ ये सब करने के लिए, क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगेगी तो आप अपने आप से ही सब्सक्राइब कर दोगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना। कोई भी क्वेरीज है तब भी कमेंट डाउन कर देना, मैं रिप्लाई दूंगी एंड क्वेरीज को आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगी, क्लियर आउट कर दूंगी। थैंक्स।